बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे CS11 की फाइनल टर्म पेपर के हवाले से, और जो हमारे पास सैम्पल पेपर है उसका मैं आपको 100% राइट सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करने लगा हूँ। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स हैं, अगर उनमें से कोई आपको पेपर में आ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कर कब सकते हो, जब ये वीडियो देख लोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका जो PDF फाइल है वो भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जो जल्दी में वहाँ से डाउनलोड करके रफू चक्कर हो जाए। बाकी जिन्होंने कंसेप्ट लेना है वो यहीं पर है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा पेपर का जो सिलेबस है फाइनल के लिए वो कितना है भला, 82 टू 34 लेक्चर्स तक हमारा जो है ना वो सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है, 90 मिनट आपका टोटल टाइम होगा और आपके 60 मार्क्स का ये पेपर है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं मिड में और दूसरी एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी, तो आपको जस्ट 24 और मार्क्स चाहिए फ़ाइनल को पास करने के लिए। मतलब कि फ़ाइनल का पहले जो क्राइटेरिया हुआ करता था, जो मैंने भी वीडियोस में बताया है, कल भी स्टूडेंट ने बोला कि आपने पहले 50 कह रहे थे, आप 40 कह रहे हैं, तो तब 50 था। पिछली दफ़ा मैंने जब कैंपस से पूछा था वो कहते थे कि फ़ाइनल में आपको 50% मार्क्स लेना लाजमी है, ठीक है। इस दफ़ा क्या है, इस दफ़ा 40% मार्क्स लेना लाजमी है। मतलब कि टोटल मार्क्स 60 हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स 60 हैं, 60 में से 40% आपने लेने हैं और वो 24 मार्क्स बनेंगे, जो कि आपको पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड है आपके फाइनल टर्म में पास होने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट आपका, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे पेपर पैटर्न की अगर बात करें, 40 MCQs होंगे, 40 के 40 आपने अटैम्प्ट करने हैं। उसमें से जो आपके 33 बेस्ट राइट सॉल्व होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे, उनको आपको 33 मार्क्स मिल जाएंगे। तो MCQs ज़्यादा है, MCQs पे ज़्यादा फोकस रखना है। और करना कहाँ से, फाइल नहीं करनी, हैंडआउट्स पे फोकस रखना है। और जो मैंने हाईलाइट किया हुआ जो कंसेप्ट दिए हुए हैं उन पे, कुछ कंसेप्ट आपको यहीं पे मिल जाएंगे इस वीडियो में। बाकी जो है ना वो एक और वीडियो हम बनाएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे कि कौन से हैं, और कोशिश करूँगा कि मैं उनका कॉन्सेप्ट अगेन से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्विज़ है हम स्टार्ट करते हैं। अगर आगे अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से कर दें और एक लाइक भी करें। और वो लोग जो इस वीडियो के इंतज़ार में थे, अपना कमेंट भी लाजमी छोड़िएगा ताकि मुझे पता चले कि वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन HTTPS एंड HTTP। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसमें क्या है कि इसमें जो डिफरेंस वो ये है कि जो HTTPS है वो सिक्योर वर्जन है HTTP का, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, जो करने वाली होंगी जस्ट वही करूँगा, ठीक है। जो मेन गोल है एल्गोरिदम डिस्कवरी का वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। तो मेन गोल ये है कि हम फाइंड करें प्रॉब्लम्स को, दैन उसको जो हमारे पास ऑलरेडी एक एल्गोरिदम पड़ा है उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इसका जो D ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का प्राइमरी गोल क्या है। तो एक एल्गोरिदम का प्राइमरी गोल क्या होता है कि टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एल्गोरिदम का एक ही गोल होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और स्पेसिफिक या टास्क को परफॉर्म किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट MCQs मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल से रिलेटेड। इसमें यह है कि वो ऐसा कौन सा टूल है जिसको हम यूज़ करके असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो इसके लिए हम असेंबलर का जो टूल है वो यूज़ करते हैं। इसको आपने याद कैसे रखना है, हिंट अपने माइंड में रख लें कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज़ होता है, असेंबली असेंबलर, ठीक है। दोनों मिलते हैं असेंबली और असेंबलर, तो असेंबलर जो है ना वो यूज़ होता है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे उन्होंने पूछा इज़ यूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बैक ट्रेसिंग इन कंप्यूटर प्रोग्राम में बैक ट्रेसिंग के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की जाती है। तो उसमें ट्री, अरे, क्वी, स्टैक है। स्टैक है, क्यों इनको स्टैक को क्यों बैक ट्रेसिंग का बोला गया, क्योंकि स्टैक क्या होता है कि स्टैक में हम इस तरह से जोड़ते हैं, मतलब एक दूसरे की चीज़ें ऊपर होती हैं, लाइक जैसे बुक का शेल्फ उन्होंने बोला हुआ था उस तरह से। तो इसमें जब हमने कोई भी चीज़ रिमूव करनी है तो हम इस तरह जोड़ रहे थे, यानी इसके ऊपर ये रखा, फिर इसके ऊपर ये वाला डब्बा रखा, फिर इसके ऊपर ये वाला डब्बा रखा। तो जब हम इसको कोई भी चीज़ डाटा इससे निकालने की कोशिश करेंगे तो हम पहले ये वाला ऊपर वाला रिमूव करेंगे, फिर ये वाला रिमूव करेंगे, फिर ये वाला रिमूव करेंगे, फिर ये वाला रिमूव करेंगे। मतलब कि हम जिस ऑर्डर में गए हैं उसका जो रिवर्स ऑर्डर है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बैक ट्रेसिंग होती है, जो हम रिवर्स ऑर्डर यूज़ करते हैं जिस ऑर्डर में हमने रखा होता है उसका, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास
क्वेश्चन के नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वो ट्री है। दूसरे जो है वो स्टैक की और अरे जो होते हैं वो लीनियर होते हैं, यानी एक कतार से होती है, लेकिन ट्री में ऐसा नहीं होता। ट्री में एक ब्रांच होती है, उसके आगे सेवरल ब्रांचेस होती हैं, उसके भी आगे सेवरल ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक नहीं है। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में हमारे पास उसकी सॉफ्टवेयर की हम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं, कॉस्ट चेक करते हैं, उसका डिज़ाइन चेक करते हैं, एफिशिएंसी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम चेक नहीं करते, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है या वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 8 की बात करें तो इसमें जनाब आपके पास क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए, ठीक है। आई थिंक 127 से लेके 131 तक इसके मॉड्यूल्स हैं, तो इन मॉड्यूल्स को लाजमी प्रिपेयर करना है आपने। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ऐसा कौन सा फेज़ है जिसमें हम प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो डेवलप करते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन फेज़ ऐसा फेज़ है जिसमें हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो डेवलप करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है ना वो राइट ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप आओ, उन्होंने बोला है कि इन विच सॉफ्टवेयर मॉडल आर सिंप्लीफाइड विजन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी इज कंस्ट्रक्टेड। सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, जस्ट उसका सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। आप ऐसा कह सकते हो कि जस्ट उसको एक्सरसाइज करवाने के लिए छोटा सा उसका सैंपल दिया जाता है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर मॉडल होता है, वो इंक्रीमेंटल मॉडल होता है। इंक्रीमेंटल मॉडल जिसमें इंक्रीमेंट्स बने होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स या वर्जन, या आप कह सकते हो सैंपल दिया जाता है। लाइक जैसे हमारी ऐप्स होती हैं वो सिंपल जब भी आती हैं मार्केट में वो हमें मिल जाती है, दैन अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। तो वो इंक्रीमेंटल मॉडल में आ जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 10 है कि विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजी इंश्योर्स दैट ईच इंस्ट्रक्शन इन द सॉफ्टवेयर इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, यानी कि ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसमें सॉफ्टवेयर एक दफ़ा लाजमी जो है ना वो एग्जीक्यूट हो, तो वो बेसिस पाथ टेस्टिंग होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। ब्लैक बॉक्स और चीज़ थी, ये चीज़ और है, यानी इसमें टेस्टिंग की बात हो रही है। तो हर टाइम एक ही टाइम जो है ना वो एग्जीक्यूट हो इंस्ट्रक्शन, तो वो बेसिस पाथ टेस्टिंग होती है। ब्लॉक बॉक्स और चीज़ होती थी, ब्लैक बॉक्स उसमें ये था कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र से छुपी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद है कि इज़ यूज्ड फॉलोइंग इज़ यूज फॉर द रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन या इटरेटिव एग्जीक्यूशन जहाँ पे भी लफ्ज़ आता है वो लूप होता है। लूप में अगेन अगेन हम जो है ना वो उसको एग्जीक्यूट करवाते रहते हैं जब तक कि हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल ना जाए, ठीक है। उसके बाद जो लूप होता है उसमें रिपीटेटिव कंट्रोल जो होता है वो कितने एक्टिविटीज़ पे मुश्तमिल होता है, वो 3 एक्टिविटीज़ पे मुश्तमिल होता है। पहला होता है इनिशियलाइज, दूसरा होता है टेस्ट और तीसरा होता है मॉडिफाई। ये लूप का जो मॉड्यूल है शायद 19 है या 98 है, तो उसमें देखिएगा तो ये एक लाइन में इनिशियलाइज टेस्ट एंड मॉडिफाई पहली लाइन पे ही आपको मिल जाएंगे सेम टू सेम। तो सी ऑप्शन जो सॉरी इसका जो राइट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे है कि इन विच द इटरेटिव स्ट्रक्चर टेस्ट फॉर टर्मिनेशन विल परफॉर्म आफ्टर द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड, यानी टर्मिनेशन का जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है जब बॉडी की जो एग्जीक्यूशन है वो हो जाती है आफ्टर द बॉडी एग्जीक्यूशन। तो वो कौन सा लूप होता है, वो पोस्ट टेस्ट लूप होता है। अगर ये बॉडी के एग्जीक्यूशन से पहले हम ये टेस्ट परफॉर्म करें तो वो प्री टेस्ट होगा, अगर हम बाद में परफॉर्म करें तो वो पोस्ट टेस्ट लूप होता है, ठीक है। उसके बाद होता है रिकर्सिव सिस्टम डिपेंड्स ऑन फॉर फुलफिल टर्मिनेटिंग कंडीशन। रिकर्सिव सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, टेस्टिंग पे डिपेंड करता है। टर्मिनेटिंग कंडीशन को फुलफिल करने के लिए टेस्टिंग कंडीशन पे डेवलप करता है, ठीक है। और बी ऑप्शन राइट। उसके बाद ये वाला इसका कंसेप्ट लेने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो चीज़ बताओ जिसमें 4 रोज़ हों और 5 कॉलम्स हों। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी ये इनिशियलाइज मार्क्स 4 रोज़ एंड 5 कॉलम्स। जो ब्रैकेट पहली होती है वो रोज़ को ज़ाहिर कर रही होती है, जो ब्रैकेट दूसरी होती है वो कॉलम्स को ज़ाहिर कर रही होती है। सेम हमारे हैंड आउट्स में भी है, वहाँ पे 2 और 9 का है, 2 रोज़ एंड 9 कॉलम्स है, यहाँ पे 4 रोज़ और 5 कॉलम्स है, तो ये डिफरेंस है। तो बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे वैल्यूज़ कोई भी दे सकता है, आपने जस्ट अपना कंसेप्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद है अरे इज़ अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द टाइप। अरे क्या होती है, अरेज होती है उसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अरेज होती है ना लाइन जो जिसको हम बोलते हैं वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होती है। बी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। ये डाटा अब्स्ट्रक्शन में कुछ मॉड्यूल्स हैं 146 जो है ना उससे लेके 146 से लेके 149 तक, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही ईजी चीज़ है कि 11 मॉड्यूलस 3 जो है ना 11 मॉड्यूलस 3 वो इक्वल आती है 2 के। ये आती कैसे, हमारे हैंडआउट्स में एक क्वेश्चन है कि 5, ठीक है, 5 मॉड्यूलस 2, ठीक है, 5 मॉड्यूलस 2 है और
जो उसका आंसर दिया हुआ 1 है। ये अब आ कैसे गया मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या है कि 5 को आपने क्या करना है कि रख के 2 पे तकसीम करना है, ठीक है। 2 पे तकसीम किया, 2 2 4, ठीक है। पता नहीं इंग्लिश में कैसे आप बोलते हो, हम तो 2 दूनी 4 ही पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना इसको माइनस करें तो एक रिमाइंडर बचता है। ये जो रिमाइंडर है ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। सेम इसी तरह आपका जो इसमें अगर हम देखें 11 मॉडुलस 3, 11 को आप रखो और 3 पे तकसीम करो, ठीक है। 3 पे तकसीम करो, 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। और इसका अगर आप रिमाइंडर चेक करते हो तो कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। तो इसका मेन मकसद ये है आपको बताने का कि अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपने सेम इसी तरह करना है और उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 2 आंसर है, ठीक है। ये वो चीज़ है जो मैं आपको कहता हूँ कि इसके कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि द साइन ऑफ डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर का साइन जो है वो क्या होता है, वो आपको ये नज़र आएगा, ये जो इस तरह से होता है, ठीक है। एक ऊपर बताया गया वो अलग है। अगर आपको इसको नहीं समझ आ रही डिवीजन ऑपरेटर की तो अपने आपने कीबोर्ड देखना है और शिफ्ट के साथ वाला बटन है वहाँ पे आपको ये स्लैश नज़र आ जाएगी, तो ये डिवीजन का ऑपरेटर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आए तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर मेकिंग रिज्यूम, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो रिज्यूम बनाने के लिए यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। तो MS वर्ड जो है ना वो सबसे बेस्ट है आपकी रिज्यूम या CV या जो भी आपने बनाना है उसके लिए। तो B ऑप्शन जो है ना वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल है कि यानी विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन की कौन सी एग्जांपल। पेज ओरिएंटेशन होता क्या है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। पेज ओरिएंटेशन की पेज की सिमत क्या है। तो पेज की 2 सिमत होती है, एक लैंडस्केप होती है लाइक, यानी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक होती है इस तरह से पेज बनता है और एक होता है पेज इस तरह से चौड़ा। तो 2 ये सिमत होती है। तो ये लैंडस्केप है, ये वाला है, ठीक है। तो एक ये वाला होता है, ये होती है पेज ओरिएंटेशन। तो दूसरे को मुझे नाम नहीं आ रहा माइंड में, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे जो है वो राइट ऑप्शन। उसके बाद है इन MS वर्ड जूम इन एंड जूम आउट बटन इज़ अवेलेबल इन, जूम इन एंड जूम आउट अवेलेबल बटन कहाँ पे होते हैं। अब ये नहीं पता आपको, हम MS वर्ड में ही हैं। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि व्यू ऑप्शन टूल बार में होते हैं ये, ठीक है। व्यू ऑप्शन टूल बार में जूम इन एंड जूम आउट में ये व्यू में जाओ, व्यू में, ठीक है। ये व्यू जो है, ठीक है, जिस पे मैंने क्लिक किया मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चल जाएगा। ये व्यू का ऑप्शन है, ठीक है। यही मैं चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए, आप प्रैक्टिस थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएँ कि पता चले। ये देखें ये जूम का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप जो है ना वो जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, ठीक है, इजीली, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड है, ठीक है। एप्लीकेशन क्यों, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में भी, PC में भी, जिधर मर्जी यूज़ करना चाहें, ठीक है। उसके बाद MS वर्ड में थिसॉरसिस टूल जो है वो यूज़ होता है फॉर दी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम वर्ड्स। जो थिसॉरसिस टूल है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो वो सिनोनेम और एंटोनिम वर्ड्स को चेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये भी आपको अपना जो कहते हैं कि उसमें मिल जाएगा। ये मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओ तो ये जो थिसॉरसिस है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये हो गया ना। तो इसमें क्या होता है कि ये आपको बता देगा कि आपने क्या क्या चेक करना है क्या नहीं, ठीक है। इसको मैं ख़त्म करूँ ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लिखा आ जाता है सोर्सेज के। ये देखें ये आ गया था। मैं अगेन करता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट हो रहा आपका। ये वो चीज़ें हैं जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगी। देखें सिनोनिम्स अवेट, ठीक है, यानी यहाँ पे अब कोई भी चीज़ लिखेंगे तो ये हमें उसका सिनोनिम या एंटोनिम दे देगा। हमारे अगर नेट का कनेक्शन हो या वो इसमें साइन इन लॉगिन अपनी ID बनाई हुई हो MS वर्ड में, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो C ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच ऑप्शन ऑन दी कस्टम एनिमेशन task plane allows you to apply a preset or custom motion path। माइक्रो पावर पॉइंट में जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है उसमें कस्टम एनिमेशन टास्क पेन जो है उसमें आपने प्रीसेट कस्टम मोशन पाथ चूज़ करना है। तो वो किस मतलब ऑप्शन से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ ताकि जो है ना वो आपका टाइम ना वेस्ट हो। मैं MS पावर पॉइंट ओपन करता हूँ, सिंपल है, ठीक है। ये होता माउस क्लिक पर, लेकिन होता कैसे ये आपको नहीं पता, ठीक है। मैं MS पावर पॉइंट में जाता हूँ, ठीक है। MS पावर पॉइंट किधर है, ये है, ठीक है। और ओपन किया है। ओपन करने के बाद
कस्टम एनिमेशन का वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ आए, यहाँ के हमने एनिमेशन के पेज में जाना है। एनिमेशन के पेज पे जाके यहाँ पे मैंने सिंपल क्लिक किया ताकि ऐड एनिमेशन का ओपन हो जाए। ऐड एनिमेशन में आके यहाँ पे मोशन पाथ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले लाइंस, आर्क्स, टर्न्स, शेप्स, लूप्स, ये मोशन पाथ है। तो इनको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट माउस से क्लिक करना पड़ेगा और ये लग कर आ जाएगा। जैसे ये यहाँ पे लग गया, ठीक है, ये लग गया, ठीक है, उसको मैं जिधर मर्जी लेकर जाऊँ। ठीक है, तो इसका जनाब जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑन माउस क्लिक। उसके बाद एम एस पावर पॉइंट में उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द ट्रांजिशन टाइमिंग ग्रुप। ठीक है, एम एस पावर पॉइंट में ही बात हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी पूछे आपने वो चीज़ ओपन करनी, ओपन करके वहाँ पर देखना है। उन्होंने बोला ट्रांजिशन में टाइमिंग का जो ग्रुप है उसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑन माउस क्लिक भी है, साउंड भी है, ड्यूरेशन भी है, अप्लाई टू ऑल भी है। हम देख लेते हैं कौन सा नहीं है, तो इधर है ऐड इफेक्ट, ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें साथ में, ताकि आप वहाँ पे ढूंढते ही ना रहें कि है क्या, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि एम एस एक्सेल में वो कौन से यूज़ है जो स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द सेल, यानी सेल्स की रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए साइन यूज़ होता है। वो कौन सा साइन है, वो डी, ये वाला कोलन का साइन है। ये क्यों इस तरह हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम जब कोई वो करते हैं ना, कोई भी कॉलम हो, या जैसे 5B है तो इसके दरमियान वो कोलन लगा के 6D कर देंगे। इस तरह से जो स्पेसिफाई करता है रेंज को कि कितनी रेंज के दरमियान वो हमारा फार्मूला लगना है, तो इसके लिए कोलन का साइन यूज़ होता है। फार्मूला स्टार्ट करने से पहले जो होता है वो इक्वल का साइन होता है। ठीक है, यहाँ पे साइज़ है तो रेंज ऑफ द सेल है, तो हम जो है ना वो डी ऑप्शन जो है ना कोलन वो यूज़ करेंगे। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर जो है फीफो, फीफो का डाटा जो होता है वो किस में यूज़ होता है, वो क्वी में यूज़ होता है। ठीक है, फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट क्वी। ठीक है, लाइन में जैसे पहला जो इंटर होगा वही पहला आउट होगा। ठीक है, इस पे बाद में हमने डिटेल में बात की हुई है शॉर्ट लेक्चर्स में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। क्वी जो इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है द डाटा एंट्रीज आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड एट द हेड। ठीक है, ऐसा चीज़ जिसमें डाटा एंट्रीज इंसर्टेड और रिमूव्ड एट द हेड होती है, तो वो कौन सी चीज़ होती है, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो वो स्टैक होती है। लाइक हमने ये एक पहला रखा है, उसके बाद हम इस पर दूसरा डाटा ऐड कर रहे हैं, फिर हम इस पर तीसरा डाटा ऐड कर रहे हैं, तो ये इसके हम हेड पे ऐड भी कर रहे हैं। जब हमने इंसर्ट भी करना है तो हम इसका रिवर्स बैक ट्रेसिंग का फंक्शन लगा के हम इसके हेड से ही रिमूव करेंगे। तो स्टैक जो ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है, जो कि डी बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्लॉक ऑफ डाटा आइटम्स विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। ऐसा डाटा आइटम्स जिसमें डाटा टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट हो, तो उसको एग्रीगेट टाइप बोलते हैं। जो ए ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारे हाईलाइटेड हैंडआउट्स में भी आपको हाईलाइटेड हुआ हुआ मिल जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ इन एन इंडेक्स्ड फाइल। इंडेक्स्ड फाइल क्या होती है, इंडेक्स्ड फाइल होती है जिसमें फ़ाइल को रिकॉर्ड्स किया जाता है एक सॉर्टेड ऑर्डर में, और इंडेक्स यूज़ की जाती है उस डाटा को क्विकली तौर पे एक्सेस करने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद सिक्वेंशियल फाइल क्या होती है, ठीक है, सिक्वेंशियल फाइल यहाँ पे सिक्वेंशियल फाइल होती है, सी ऑप्शन इसका राइट है कि आ फाइल वर रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर एंड इन द ऑर्डर दे वर एडेड। यानी एक सीक्वेंस में एक सीक्वेंस होती है, एक स्टोर होता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से हम फाइल्स को स्टोर करते हैं, तो वो सिक्वेंशियल फाइल कहलाती है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ द यूजिंग एन इंडेक्स्ड फाइल ओवर अ सिक्वेंशियल फाइल। जो एडवांटेज है वो क्या है जनाब, कि हम इंडेक्स्ड फाइल को सिक्वेंशियल फाइल के मतलब ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं इंडेक्स्ड फाइल को, तो इसका एडवांटेज ये है कि जब भी हमें अगर एक्सेस करना हो डाटा को, तो इंडेक्स्ड फाइल से हम जल्दी जो है ना तेज़ी से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि सिक्वेंशियल फाइल में इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद है एक और चीज़ है कि यूज़ अ सिक्वेंशियल फाइल ओवर एन इंडेक्स्ड फाइल। मतलब कि सिक्वेंशियल फाइल को हम इंडेक्स फाइल पे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें व्हेन यू नीड टू राइट डाटा क्विकली, तो सिक्वेंशियल फाइल में ये होता है कि अगर हमने डाटा को क्विकली राइट करना है तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जबकि इंडेक्स फाइल इसलिए यूज़ करते हैं कि डाटा को हम क्विकली एक्सेस करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप आओ, एक क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ लॉजिकल एड्रेसिंग यूज्ड इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग इज बिट्स। यानी लॉजिकल एड्रेसिंग जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज़ हो रही है उसकी कितनी बिट्स हैं, तो उसकी 32 बिट्स होती हैं। ठीक है, 32 बिट्स होती हैं उसकी। बी ऑप्शन जो वो राइट है, या 128 होती है 32 होती है, तो 128 का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, 32 इस राइट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे आप आओ, एक सिनोनिम आया हमारे पास EPIC। यहाँ पे एक सिनोनिम दिया हुआ है, ये सैम्पल पेपर है, इसको पेपर नहीं समझना, ये सैम्पल पेपर, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें, इससे भी चीज़ें आसान नहीं आएंगी पेपर में, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो EPIC जो होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है, वो स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर। ए जो है ना इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर, इस पे
जो है ना वो स्टैंड करता है। ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इज़ यूज टू एक्सप्लॉयट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। और इंटरनेट के ऊपर जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए कौन सी टूल यूज़ हो रही है यहाँ पे, तो वो स्पैम ईमेल्स होती हैं, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं जो ऑप्शन में एंटीवायरस है या क्लाइंट है या फायरवॉल है, वो रोकने के लिए यूज़ होती हैं। ये एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो स्पैम ईमेल जो है ना वो यूज़ होती है। बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कंटेंट रिस्क इन्वॉल्व। कंटेंट रिस्क कहाँ पे इन्वॉल्व है, तो कंटेंट रिस्क हार्मफुल एडवाइस, ये जो है ना ये कंटेंट रिस्क में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। हार्मफुल कंटेंट या हार्मफुल एडवाइस जो है ये कंटेंट रिस्क होता है। उसके बाद 38 क्वेश्चन में अगर आप देखो तो सॉर्टिंग इज़ यूज फॉर इन एम एस एक्सेल, ठीक है। सॉर्टिंग किस लिए यूज़ होती है, ताकि हम डाटा को सही से अरेंज कर सकें। लाइक उसको हम ए से जेड अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली, या हमने उसको 1 2 3 जो काउंटिंग है उसमें अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए यूज़ होती है। ये ऑप्शन जो वो राइट ऑप्शन। उसके बाद है डाटा रिलेशन इज़ आल्सो रेफर टू एस। ये जो डाटा रिलेशन होता है ये क्या रेफर करता है हमेशा, तो ये क्या टेबल को रेफर करता है। डाटा रिलेशन में, डाटाबेस रिलेशन में जो डाटा होता है उसको हम टेबल की सूरत में स्टोर करते हैं। टेबल के आगे रोज़ और कॉलम्स होते हैं, पहले टेबल आएगा। सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन। उसके बाद 40 एमसीक्यूज जो हमारे पास है, द एक्सटेंशन ऑफ द वेब पेज डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट का वेब पेज एक्सटेंशन होता है वो .html होता है या .htm होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना जब पहला क्वेश्चन है हमारे पास सब्जेक्टिव में, आपको जनाब जो है ना इसका पैटर्न थोड़ा सा देख लें। पहले आपको कितने होने, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होने हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स जो है ना वो 3 होंगे, और इन 6 में से आपने 4 क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करने। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपने जो है ना वो जो आपको 4 आते हों वो अटेम्प्ट करने हैं, जो 2 नहीं आते वो छोड़ देने। ये नहीं करना कि सारे अटेम्प्ट कर लें, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है आपका जो एक वो सही लिखा हुआ दूसरा सही ना लिखा हुआ, और टीचर ऐसा करे कि वो जो सही नहीं लिखा हुआ वो काउंट कर ले। तो इसमें रिस्क नहीं लेना। जो आपको अच्छे आते हैं 4 बस वही लिख दें, ठीक है। सारे आते हैं तो भी कोई इशू नहीं, जस्ट जो आते हैं 4 वही लिखने, ठीक है। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे उन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द व्हील स्ट्रक्चर एंड अ फंक्शन स्ट्रक्चर, में डिफरेंस क्या है। तो दोनों स्ट्रक्चर जो है वो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एल्गोरिदम डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, और इनका पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला जो व्हील स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू रिपीट अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एज लॉन्ग एज कंडीशन इज़ ट्रू। यानी कि व्हील स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास जो वो कंडीशन है वो ट्रू ना हो जाए। और इसमें जो है ना आप देख सकते हो इसको मज़ीद हैंड आउट से भी, मैं इस पर अभी टाइम नहीं लगाना चाह रहा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन स्ट्रक्चर जो है इसमें भी क्या होता है कि वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कोड इनटू रीयूजेबल यूनिट्स एंड कैन बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। अ फंक्शन इज अ नेम ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कैन टेक इनपुट्स एंड रिटर्न आउटपुट एज नेसेसरी, ठीक है। मतलब आप इस चीज़ को यार खुद पढ़ सकते हो, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना। मैं आपको कंसेप्ट देने 2-3 वो देता हूँ जो कि फाइनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो यहाँ पे आपको कोडिंग इस तरह से आ जाती है कि इसका जो है ना वो आउटपुट कोड बताएं। तो ये जब भी कोडिंग आपके पास आती है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस में या वहाँ पे आपको मिलेगा, तो यार ये कोई इजी नहीं है, मतलब ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत ही इजी है। इसमें पहले आपने पता क्या करना है, पहले आपने चेक करना है कि जो कोड है वो राइट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा ये जो सैम्पल पेपर इसमें जो कोड है वो एक रॉन्ग दिया हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसकी वजह क्या है। अगर आप यहाँ पर आओ तो आपको कोड आपने देखना है, ठीक है। कोड देखना है और पहले आपने जो है ना वो वैल्यूज़ को देख लेना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, ए की 3 है, बी की 7 है, सी इज़ इक्वल टू 5 है, डी इज़ इक्वल टू 9 है। और कंडीशन हमारे पास क्या है, ठीक है। कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा हो और जो ए है वो सी से बड़ा हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी ये, यानी ए बी से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा। तो हमारे पास क्या होगा, 2 कंडीशंस होंगी इसकी जो हमारे इफ़ स्टेट में होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहली कंडीशन ये है कि ए इज़ लार्जर दैन बोथ बी एंड सी, एंड दूसरी कंडीशन एल्स होगी कि ए इज़ नॉट लार्जर दैन बी बोथ बी एंड सी। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे यार कोड इन्होंने पता क्या क्या मिक्स किया हुआ, मतलब है 2 अलग अलग बनते, मैं आपको बताऊँगा। मैं चाहता हूँ ये इफ़ जो एक यहाँ पे दी हुई कंडीशन, ठीक है, और एक यहाँ पे दी हुई, आपने पहला स्टेप क्या करना है, आपने इन दोनों को अलग अलग कर देना। यानी अपने माइंड में आपने ये एक अलग क्वेश्चन
के तौर पर आपने रखना है, वो एक अलग क्वेश्चन के तौर पर रखना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो इसमें बी ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए और दूसरे में भी ए बी से बड़ा होना, सी से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू जो है वो 3 है और बी की वैल्यू 7 है, यानी ए 7 से तो छोटा है। अगर सी के साथ देखें तो सी की वैल्यू 5 है, यानी ए सी से भी छोटा है। तो ये जो कंडीशन है ए इज़ लार्जर दैन बोथ बी एंड सी, ये फॉल्स हो जाएगी। और जो ट्रू कंडीशन होगी वो ये होगी ए इज़ नॉट लार्जर दैन बोथ बी एंड सी। तो ये ट्रू है। तो आपने जस्ट ये जो ब्रैकेट्स के अंदर ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पे इस ब्रैकेट में लिख दी है ये वाली, ठीक है, इस स्टेटमेंट को क्या करना है, आपने कॉपी करके ना आउटपुट में लिख देना है। बस इतना करना है, आपने चेक करना है, अपना कॉमन सेंस लगाना है, इसमें कोई वो प्रोग्रामिंग वाला सीन नहीं है, ठीक है। दूसरे से आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा और। ये जो दूसरा था ना, ये ऑलरेडी मतलब टीचर ने दिया हुआ था, वो सैम्पल पेपर में ही मैंने इसको देखा। तो ये कोड गलत है, ठीक है। पहले तो इसमें गलती ये है कि यहाँ पे ये एक और पैरेंथेसिस यानी मतलब कि ब्रैकेट जो वो एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाएगी। दूसरी इसमें गलती ये थी कि दोनों का जो सी आउट है वो इक्वल रखा गया। यहाँ पे आना था कि ए इज़ नॉट बिटवीन डी एंड सी। तो जो है ना ये इन्होंने गलती की। तो फिर मैंने इसको क्या किया मैं आपको बताता हूँ। पहला जो हमारे पास पहली कंडीशन थी यहाँ पे ये वाली कि ए जो है वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो ये इसका जो है वो क्या बनता है कि नहीं जी, ए इज़ नॉट लार्जर दैन बोथ बी एंड सी। ये उसका मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा, सिंपल ये आंसर आना है, कोई लंबा चौड़ा नहीं। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास आउटपुट है दूसरे की, उसमें पहले मैंने इसको जो कोड है उसको राइट किया, ठीक है। कोड को राइट करने के बाद मैंने इस तरह लिखा है। लिखने के बाद यहाँ पे अब कंडीशन इसकी राइट है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, वहाँ पे आपने कोड यहाँ पे गलत है उसको सही करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। वहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि जो कोड है वो एरर है, उसमें एरर है, द कोड इज़ नॉट वर्किंग या एरर है, उसमें आप इस तरह से लिख सकते हो कोई भी कंडीशन अगर आपको लग रहा है कि एरर है, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे अगर आप आओ, यहाँ पे आपने कंडीशन देखनी। पहले कंडीशन क्या है कि अगर हमारा जो ए है वो डी से छोटा है और ए जो है वो सी से बड़ा है, ठीक है। तो इस ये कंडीशन है। इसके दो हमारे पास सूरत हाल बन सकती हैं। पहले सूरत हाल ये बनती है कि ए इज़ बिटवीन डी एंड सी। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि ए इज़ नॉट बिटवीन डी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए जो है वो डी से छोटा है, सी से बड़ा है इनके मुताबिक। तो हम देख लेते हैं पहले जनाब ए और डी सी की कीमतें जो हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए जो है वो सी से भी छोटा है और डी से भी छोटा है, ठीक है, यानी कि इनके दरमियान नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा कि ए इज़ नॉट बिटवीन डी एंड सी, ये वाला जो है ना इसका राइट ऑप्शन आएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, आपके सामने कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिख दूँगा, ये इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट नॉट लगाना है, ठीक है। ए इज़ नॉट बिटवीन डी एंड सी, क्योंकि ये दोनों से ही छोटा है, ठीक है, उनके बिटवीन नहीं है, दोनों से ही इसकी वैल्यू छोटी है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए यार। ये आपको मॉड्यूल 124 या 5 में वहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है ना वहाँ पे मिलेंगे। वहाँ पे आपने जो दो तीन दिए हुए हैं ना उनकी आपने अगेन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आपको इसका जो है ना वो आइडिया मज़ीद हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चीज़ का। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 43, इसमें एक्सेल का फार्मूला यूज़ हुआ है और एक्सेल का सब्सट्रैक्टिंग का फार्मूला यूज़ हुआ है। सब्सट्रैक्टिंग करना है हमने एक्सपेंसेस को सैलरी से और उसको लिख देना कॉलम में, यहाँ पे कम बनाए हुए, ठीक है, ये वाले। तो इसमें क्या है कि आपने क्या करना है कि जो है ना वो एक्सपेंसेस को सैलरी से माइनस करके रिमेनिंग में लिख देना है। तो यार ये कोई फार्मूला मुश्किल नहीं है। ये कोड होगा ना, ये जो डब्बा होगा ये आपके सामने ऊपर लिखा हुआ होगा। आपने ये करना है कि अगर तो वो बोल रहा है कि जस्ट आपने इस तरह जैसे इन्होंने रिमेनिंग पूछा है तो आपने कैलकुलेटर ओपन कर लें, वहाँ पे आप उसको जो है ना वो माइनस करके इधर लिख दें, या आप वैसे भी मैनुअली भी कर सकते हैं। माइनस करना कौन सा मुश्किल बात है, पेज ले लें उसे। लेकिन माइनस का जो फार्मूला है वो आप देख लें। माइनस का फार्मूला आपने क्या करना है कि माइनस आप जो है ना वो जैसे मैंने ये फार्मूला लिखा है ये फार्मूला ही बन रहा है इतना, ठीक है। ये आप यहाँ पर रख के भी ऐड कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होती तब आप ये लगाते तो आपको इसका माइनस ऑटोमेटिकली मिल जाना था। फिर आप उसको ड्रैग डाउन करते तो इधर तक वो सारे ही माइनस होकर आपके सामने आ जाते। लेकिन नहीं है तो ये फार्मूला जस्ट ऐसे लगाना, इक्वल लगा के जिसको माइनस करना जिससे वो लिख देनी, बीच में माइनस का साइन लगा देना, इंटर करना आपके साथ, वो आ जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्टली अभी एक्सेल पे चेक करें तो नहीं आएगा, क्योंकि ये साथ ये जो कॉलम्स हैं ये भी हमें लिखने पड़ेंगे।
फिर वो प्रॉपरली तौर पे वर्क करेगा। ठीक है, तो इसका ये जो सबट्रैक्टिंग का फार्मूला है वो ये है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे ये मैंने लिख दिया है, जैसे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अगर वो पूछता है कि फार्मूला बताओ तो जस्ट इस तरह से ही लिख देना। अगर वो या जैसे रिमेनिंग पूछ रहा है तो माइनस करो, रिमेनिंग लिख दो, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बाकी जो एक्सेल पे 2 वीडियोस बन चुकी है ना, मॉड्यूल 221 से लेकर 224 तक, वो आपने लाजमी करनी है। दोनों वीडियोस आपने देखनी है मॉड्यूल 221 से 224 तक। दो अलग अलग वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पहली वीडियो में कुछ फार्मूलेज हैं, दूसरी में जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला दूसरी में है। ठीक है, तो वो लाजमी देखनी है। उस फार्मूले पे हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो मैंने वहाँ पे बनाया हुआ। ठीक है, उसके बाद एमएस वर्ड से हमारे पास जो 2 क्वेश्चंस हैं 3-3 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन ये है कि उन्होंने बोला है कि स्टेप्स लिखें जिसमें हम एक न्यू पेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उन्होंने कहा कि न्यू पेज इंसर्ट करना है, उसके लिए स्टेप लिखे। पहला तो स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आई मतलब कि ओपन एम एस वर्ड। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ, आपके सामने करते हैं ताकि आपको वहाँ पे जो है ना वो इशू ना बने। ठीक है, एम एस वर्ड या एम एस ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से एंड पे एम एस वर्ड आपको मिलेगा। ओपन करते हैं, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप जो है ना वो एम एस वर्ड में आ जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, यहाँ पे आपने न्यू पेज इंसर्ट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, फाइल पे क्लिक करने के बाद सॉरी फाइल पे कह रहा हूँ। ठीक है, आपने जो है ना यहाँ पे जो इंसर्ट का ऑप्शन होता है ना, इंसर्ट का। ठीक है, इस पे आके आपने पेजेस का ये जो पहला ही टैब है इसमें आपने आना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कवर पेज है। ठीक है, ब्लैंक पेज है। ये पेज जो ब्लैंक पेज का मतलब है कि न्यू पेज है। ठीक है, ठीक है, ये जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें एक न्यू पेज बन गया। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, मैं आपको ना अगेन करके दिखाता हूँ। ये पेज एक था हमारे पास। ठीक है, सिंपल है। हम क्या करेंगे कि पहला स्टेप है हमारा, हमने एम एस वर्ड ओपन किया। दूसरा स्टेप है इंसर्ट टैब में गए। तीसरा स्टेप है पेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसमें हमारे पास ब्लैंक पेज का ऑप्शन आएगा, उस पर हम जो है ना वो क्या करेंगे बोला, क्लिक करेंगे और एक पेज ओपन हो जाएगा। अगेन हम क्लिक करेंगे, एक और पेज बन जाएगा। ठीक है, इस तरह हम क्लिक करते जाएंगे और न्यू न्यू पेज जो है वो ऐड होते जाएंगे। तो ये 2-3 स्टेप्स हैं, जितने बनते हैं 2-3 स्टेप्स बनते हैं, आप इजीली अपनी वर्डिंग में लिख दें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 3 से 4 स्टेप्स बना के लिख देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया कि मैं आपको प्रैक्टिकली साथ दिखाऊंगा। उसके बाद है क्वेश्चन हमारे पास कि इंसर्ट फुट नोट्स एंड एंड नोट्स इन एम एस वर्ड। ठीक है, राइट डाउन दी स्टेप्स। स्टेप्स इसमें भी स्टेप्स लिखने, हमने क्या करना है, इंसर्ट फुट नोट्स एंड एंड नोट्स इंसर्ट करने। तो जनाब हम एम एस वर्ड में आते हैं। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, आप एम एस वर्ड में आए, सिंपल। देन आपने क्या करना है, आपने रेफरेंस टैब में जाना है। रेफरेंस टैब कहाँ पे है, ये है पेज लेआउट के सामने। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे। रेफरेंस पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ। रेफरेंस पे क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको 2 चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, इंसर्ट एंड नोट एंड इंसर्ट नेक्स्ट फुट नोट। ठीक है, ये फुट नोट्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने जो है ना वो अपने वहाँ पे स्टेप लिख देना है कि एम एस वर्ड ओपन किया, दैन हम रेफरेंस टैब में गया, दैन हम फुट नोट जो ग्रुप था उसमें गया, दैन हमने क्या किया, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किया। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नहीं, ले देखें, क्लिक होगा और इंसर्ट फुट नोट जो है वो ऐड होगी। इसी तरह आपने एंड नोट जो है वो ऐड करना है, तो एंड इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक किया और इंसर्ट एंड नोट जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो और यहाँ पे आप एक और चीज़ भी लिख सकते हो कि वहाँ पे जो भी चीज़ हमने लिखनी है वो हम इजीली लिख सकते हैं। तो ये देखें कि हर पेज पे जो है ना वो एंड नोट और इंसर्ट एंड नोट और फुट नोट दोनों ऐड हो चुके हैं। तो सिंपल इसका ये आंसर बनता है, जो कि मैंने नहीं लिखा इसी वजह से कि आपको समझ आए। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारा जो इम्पोर्टेंट एक टेबल है पूरे हैंडआउट्स में, सबसे इम्पोर्टेंट टेबल, उसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी रिपीट हुए क्विज 3 में भी, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पेज 196। ठीक है, वहाँ पे आपको टेबल्स बना हुआ नज़र आता है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और दूसरी जो सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या दूसरी लैंग्वेजेस वो सारी नज़र आएंगी। तो यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है उसकी 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताएं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं। तो इसमें 3 हमारे पास कौन सी है, 4 मैंने लिखी है जो चारें इसमें बिलोंग करती हैं। सी प्लस प्लस होती है, सी हैश होती है, जावा होता है, और स्मॉल टॉक जो लैंग्वेज है ये
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम से बिलोंग्स करती है। ये स्मॉल टॉक का एक और भी क्विज आता है, वो बोलते हैं कि कौन सी जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम है, तो उसमें स्मॉल टॉक का ऑप्शन होता है, वो होती है। ठीक है, एक और इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम पे क्विज़ है कि उसमें सारे ऑप्शन दिए होते हैं, वो बोलते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है ना वो नॉट, मतलब कि कोई ऐसी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में ये तीन होते हैं। और चौथा ऑप्शन HTML का होता है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होती, तो वहाँ पे HTML जो वो राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, ये थी 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब आते हैं हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि लॉन्ग हैं, और लॉन्ग में अगर देखो तो आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और आपने 3 करने। फिर वही कहूँगा मैं आपको कि जो बेस्ट आपको आते हैं वही आपने 3 लिखने। पहला क्वेश्चन इसमें ये उन्होंने पूछा है कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लूप्स में डिफरेंस या उनको डिफ़ाइन करें और साथ में कंसेप्ट शो करें कि वो डायग्राम में फ्लो डायग्राम में किस तरह नज़र आते हैं। तो पहली जो चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि द वाइल स्ट्रक्चर जो है ना वो पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट लूप्स में जो है, पहला प्री टेस्ट अगर लूप्स को देखो तो आप इस पे पहले एमसीक्यूज भी देख चुके हैं कि ऐसा टेस्ट टर्मिनेशन का टेस्ट होता है जो परफॉर्म किया जाए बॉडी के एग्जीक्यूशन होने से पहले, उसको प्री टेस्ट लूप बोलेंगे। और अगर वही टेस्ट बॉडी के परफॉर्म होने से, एग्जीक्यूट होने से बाद में किया जाए, उसको पोस्ट टेस्ट लूप बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इनका जो फ्लो डायग्राम है वो यहाँ पे है। ठीक है, आपने बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपको आता है तो बना दें, अदरवाइज़ आपने इसको जो है ना वो MS वर्ड में आप बना सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो बस अगर आपको नहीं आता तो ना बनाएं, और जस्ट अगर आप स्टेप्स आते हैं तो वही लिखते हैं। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा समय लेते हैं, अगर हम प्री टेस्ट लूप की बात करें तो टेस्ट कंडीशन होती है टर्मिनेशन के लिए, तो बॉडी ट्रू कंडीशन होती है या फॉल्स कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पे बताया गया। ठीक है, प्री टेस्ट लूप में, और यहाँ पे मतलब कि उसके एग्जीक्यूट होने से पहले हम उसको परफॉर्म करवा लेते हैं। उसी के बाद यहाँ पे अगर हम देखें पोस्ट टेस्ट में, तो इसमें बॉडी है, यानी बॉडी है, उसके बाद हम टेस्ट कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, पोस्ट टेस्ट यहाँ पे बॉडी के से पहले टेस्ट कंडीशन हम परफॉर्म करा रहे हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये बॉडी से पहले हम टेस्ट कंडीशन जो है वो परफॉर्म करा रहे हैं, यहाँ पे बॉडी के बाद हम टेस्ट कंडीशन परफॉर्म करा रहे हैं, और साथ में कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, आप इसको अपनी वर्डिंग में वहाँ पे लिख दें, या इसको सिंपल से पॉइंट्स बना के लिख दें। पॉइंट्स किस तरह से बनाने हैं, लाइक अगर हम पोस्ट टेस्ट की बात करें, ठीक है, पोस्ट टेस्ट की, तो मैं इसको आपको पॉइंट बना के दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, पहले बॉडी लिख देनी है, पहले यहाँ पे बॉडी लिख दी। ठीक है, बॉडी के साथ आपने जो है ना वो टेस्ट कंडीशन यहाँ पे लिख दें। दैन आप एक जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी, या जो कंडीशन होगी वो फॉल्स होगी, तो ये आपकी जो है ना वो डायग्राम बन सकती है इजीली। ठीक है, दूसरी भी आप इसी तरह बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद जनाब डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, और 3 डाटा स्ट्रक्चर्स दैट कम अंडर डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन नेम से तो ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ा ही नहीं, हालांकि ये जो है ना वो बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, और इसके जो आंसर है वो भी बहुत ही इजी है। ठीक है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। डाटा एब्स्ट्रैक्शन असल में क्या होता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ प्रोग्रामिंग एंड डिज़ाइन टूल दैट डिस्प्लेज बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ डिवाइस व्हाइल हाइडिंग इट्स इंटरनल फंक्शंस। यानी जो कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डिज़ाइन टूल है, जो कि डिवाइस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हाइड रख के। ठीक है, और इसमें हमारे पास डाटा एब्स्ट्रैक्शन में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें आपको अरे मिलेगी। ठीक है, ये मॉड्यूल 146 से 149 की बात हो रही है, जो कि फाइनल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और लिस्ट है, क्वी है, इसी में स्टैक भी आता है, इसी में ट्री भी आता है। ठीक है, तो ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन की टाइप्स हैं। मैंने 3 उन्होंने पूछी तो 3 ही लिखी हैं, जस्ट आप देख सकते हो उनकी डेफिनेशन है, और किसी में है उसकी क्या कहते हैं कि एग्जांपल, किसी में नहीं है। तो आपने क्या करना है, उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिख देनी है। ज़्यादा लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और नॉर्मली तौर पे जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर है वो आपने 6 से 7 लाइंस में लिखना होता है। ठीक है, तो आप जस्ट उनकी डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मॉड्यूल जो 146 से लेके 149 तक मॉड्यूल्स हैं, 150 से पहले पहले ये कितने बनते हैं, 146, 147, 148 और 149, 4 मॉड्यूल्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्विज़ेस भी बहुत आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ये अब यहाँ पे देखो तो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बना पड़ा है, वो भी छोटी छोटी डेफिनेशंस को मिला के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने पूछा है कि इन 2 एरियाज़ में डिफरेंट करें कि अर्गोनॉमिक्स क्या होती है और कॉग्निटिक्स क्या होती है।
तो लो जी, ये जो हमारे पास इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं बहुत ही दफ़ा क्विज़ थ्योरी में, इनमें ये है कि जो एर्गोनॉमिक्स होता है वो डील करता है फिज़िकल एबिलिटीज़ के साथ, ठीक है। ह्यूमन की फ़िज़िकल एबिलिटीज़ के साथ डील करता है। जो कॉग्निटिक्स होता है उसमें नेटिक्स का लफ्ज़ है, मतलब कि मेंटल एबिलिटी, तो वो ह्यूमन की मेंटल एबिलिटी के साथ डील करता है, ठीक है। ये इसका आंसर बनता है। और उसके बाद है जी ये क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पिछले सेमेस्टर में मैंने नहीं देखा। ये इस दफ़ा इन मॉड्यूल्स पे जाके सर ने थोड़ी सी तवज्जो दी है, पता नहीं क्या उनको सोच लगी है। इस पे हमारी असाइनमेंट भी आ गई थी, ठीक है। सेकंड वाली असाइनमेंट 10 मार्क्स की, वो भी इस पे थी। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी इसी को है। ये मॉड्यूल्स जो है ना वो 155 156 हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, रिलेशनल डाटाबेसेस यूज़ हो रहे हैं और उनमें से हमने किस तरह एक्सट्रैक्ट करना होता है वो यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो सवाल भी खुद बता देते हैं और जवाब भी खुद बता देते हैं। आपने थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड होकर चलना है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के जो है ना वो आपने सोच के करने ही इस चीज़ को। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो ये था कि हमने रिलेशनल क्वेरी लिखनी है। एक होता है कि वो चीज़ लिख दें जो वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है, एक होती है कि क्वेरी लिख दें उससे रिलेटेड जैसे क्वेरी बनती है, ये कैसे बनानी है। दूसरे में रिलेशन क्वेरी बनानी जिसमें कॉलम से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, इसमें रोज़ से एक्सट्रैक्ट करनी है। दोनों की क्वेरी पहले हम थोड़ा सा इसको जो है ना वो हैंड आउट से देखते हैं, ठीक है। अगर आप हैंड आउट्स में आओ 157 में आप आओ तो यहाँ पे जो पहले आपको लाइन हाईलाइटेड मिलेगी, इसमें यह है कि द सिलेक्ट ऑपरेशन विच एक्सट्रैक्ट रोज़ फ्रॉम द रिलेशन। सेलेक्ट ऑपरेशन में हम रोज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, जबकि प्रोजेक्ट ऑपरेशन में हम कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब हम पहले हमारी जो क्वेरी है, इधर हम देखें हमारी सैम्पल पेपर में पहले क्वेरी में हमने क्या, उन्होंने बोला कि ऑल द कैंडिडेट्स विद द डिग्री ऑफ BSIT की डिग्री हम देखते हैं। ये डिग्री की जो एक रो है इसमें BSIT की ये है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्वेरी लिखनी है। तो इसके लिए जो क्वेरी बनेगी वो ये बनेगी कि सिलेक्ट कैंडिडेट फ्रॉम दी, ये जो कैंडिडेट्स के डिग्री क्या कहेंगे, कैंडिडेट्स वेयर डिग्री BSIT, ठीक है, ठीक है। सिलेक्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम कैंडिडेट्स वेयर डिग्री BSIT। अच्छा, ये छोटा कैंडिडेट जो है ये इन कैंडिडेट्स के जो यहाँ पे है ना तादाद बीच में, उसको ज़ाहिर कर रहा है, जबकि जो दूसरा कैंडिडेट है वो इस पूरे डब्बे को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, इस पूरे डब्बे को ज़ाहिर कर रहा है वेयर डिग्री BSIT। ये इस तरह की सेम स्टेटमेंट आपको ना मिल जाएगी हमारे हैंड आउट्स में। आप इसको थोड़ा सा ऊपर जाओ, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सेम चीज़ है कि हमने क्या किया, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इज़, ठीक है। तो हमने एम्प्लॉय से वो एम्प्लॉय ID की है, सेम उसी तरह जो है हमारा ये भी क्वेश्चन बनता था, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से अब मैंने इसको चेक भी किया है और वो ChatGPT से भी इसको भी चेक किया, तो उसके हिसाब से भी ये इसका आंसर सही बनता है, ठीक है। उसमें अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें, ये जो है ना इसकी ज़्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी, जितना मुझे आइडिया है इससे रिलेटेड कम ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा इन मॉड्यूल्स पे काफ़ी सर ने फोकस किया है, ठीक है। इस पे पहले आपको असाइनमेंट भी मिली है, ठीक है, और अभी तो इस पे आपने अब इसके कंसेप्ट आपने चेक कर लेने, अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी में उन्होंने बोला है कि हमने कॉलम्स से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। जहाँ पे कॉलम्स से एक्सट्रैक्ट करने की बात आई थी वहाँ पे प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज़ होता है। तो प्रोजेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, ये तीनों यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, ठीक है। फ्रॉम द रिलेशन कैंडिडेट, सिंपल है। यहाँ पे आपने लिखना है प्रोजेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज फ्रॉम कैंडिडेट्स। तो ये हमारी जो चीज़ें हैं ना, ये इसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यानी कॉलम सारे हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं और एज भी साथ में एक्सट्रैक्ट करनी है। तो पूरा पूरा कॉलम हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट का जो है ना वो यूज़ किया जाएगा और ये इसकी जो है ना वो रिलेशनल क्वेरी बनेगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। दो मुश्किल तरीन चीज़ें जो मुझे CS में लगती हैं, एक ये वाले टॉपिक्स हैं ये रिलेशन क्वेरी से, और दूसरा टॉपिक है जो आपको मिलेगा जाके एंड पे 230 है शायद या 231 है, उसमें क्वेरी है, पेस्ट है, इंसर्ट है और डिलीट का जो मैंने लास्ट मॉड्यूल्स में एक्सप्लेन किया है, उसकी इसी तरह सेम क्वेरी लिखनी पड़ती है पेपर में। वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। तो ये था जी आपका सैम्पल पेपर। अपनी तरफ से मैंने फुल कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो रॉन्ग ना हो, हर चीज़ का आपको कंसेप्ट देने की कोशिश की है जितना मैं दे सका हूँ, ठीक है। और बाकी आपके सामने है, इसका PDF लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके मज़ीद जो है ना वो इसको चेक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस एफ़र्ट के लिए एक लाइक बनता है मेरा। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स पे आने वाली वीडियोस पे आपको मिले।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।